जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी एहसन अलविज़ हियर एंड यू वाचिंग अलविल एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट 2 और एडीआर सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है और एडीआर में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या रोल है अगर कोई ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स रेज हो जाते हैं अमंग द कंट्रीज़ या अमंग द डिफरेंट कह लें कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स। तो उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस तरह से जो है वो सॉर्ट आउट करती है, ये हमारा आज का मेन क्वेश्चन है। आप जैसे कि जानते हैं कि दुनिया भर में तजारत जो है वो होती है, मतलब पाकिस्तान से चीज़ें जो है वो इंडिया में जाती हैं या दूसरे ममालिक में जाती हैं और वहाँ से चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में आती हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती रहती है। तो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेड में सम हाउ कोई ना कोई ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स भी जो है वो अकर हो सकते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को कौन देखता है? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसको आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस हवाले से आपके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। अब क्या मैकेनिज़्म है उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कहता है जी, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, मतलब तजारत से रिलेटेड जो आपके झगड़े होते हैं यानी ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने में, उनको हल करने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अहम रोल है। Disputes between member countries. It provides a peaceful and legal system to settle disagreements related to international trade. जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, लेट सपोज पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कोई चीज़ जो है वो बेच रहा है और इंडिया से कोई चीज़ जो है पाकिस्तान में आ रही है, इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान अगर कोई डिस्प्यूट रेज हो जाता है तो ये क्या है? ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसको आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैकल कर सकती है। और आपको अगर कोई डिसएग्रीमेंट आ गया है, कोई झगड़ा इस रिलेटेड जो है वो आ गया सामने, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर सकती है। अच्छा जी, कहते हैं इट प्रोवाइड्स अ पीसफुल एंड लीगल सिस्टम टू सेटल डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू इंश्योर फेयर ट्रेड, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर स्टेट्स एंड प्रमोट फ्रेंडली इकोनॉमिक रिलेशंस अमंग द नेशंस। ठीक है, अब हुआ क्या कि लेट सपोज दो कंट्रीज़ हैं, वो दोनों आपस में जो है वो ट्रेड कर रहे हैं और इस ट्रेड को लेके उन कंट्रीज़ के दरमियान, उन मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट जो है वो सामने आया है। अब उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले कर सकती है। किस तरह से कर सकती है वो नीचे सारा हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टेटस क्या है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्या जो है वो रुतबा हासिल है कह लें इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ये पहले इसका स्टेटस देख लेते हैं। कहते हैं जी, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट स्टेटस इन इंटरनेशनल लॉ। यानी अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहते हैं जी इंटरनेशनल लॉ में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है एज द मेन बॉडी गवर्निंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स, क्योंकि ये मेन बॉडी है जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको देख रही है, लुक आफ्टर कर रही है। ठीक है, लेट सपोज दो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ए है एंड बी है। ये दोनों कहने इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। इनके दरमियान जो भी ट्रेड है उसको कहता है जी इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लुक आफ्टर कर रही है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अगर कोई डिस्प्यूट आया उसको भी हल इन्होंने ही करवाना है। तो कहता है जस्ट दैट्स वाई इसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा जी, इट्स एग्रीमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स, यानी जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट्स किए जाते हैं वो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, उन पे लीगली तौर पे बाइंडिंग होते हैं। प्रमोटिंग फेयर ट्रेड एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है इंटरनेशनल लॉ में। क्यों? क्योंकि ये तमाम तर आपके जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने में हेल्प करता है और आपकी जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड है उसको ये जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज से जो है वो लुक आफ्टर भी कर रहा है। सो दैट्स वाई
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इज़ ऑफ मच इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल लॉ। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो एक्चुअली होता क्या है, किस चीज़ को बेसिकली हम जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट बोल रहे हैं, ये देख लेते हैं। कहते हैं जी अ ट्रेड डिस्प्यूट इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज ओवर ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है, प्रैक्टिसेस और रूल्स दैट अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, ए है और ये कोई चीज़ जो है वो बी को जो है वो भेज रहा है, ठीक है। अब इस दौरान जो पॉलिसीज़ इख्तियार की गई हैं या तो उनसे कोई बी को इख्तलाफ हो गया, ठीक है, या जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं उन ख़ास अशिया को भेजने के लिए उनसे बी को कोई एतराज़ हो गया है, या और कोई मसला जो है वो सामने आ गया है, तो इसे समझेंगे कि ये क्या हो गया है, एक ट्रेड डिस्प्यूट हो गया है। यानी किसी ट्रेड से रिलेटेड, तजारत से रिलेटेड डिस्प्यूट आ गया, डिसएग्रीमेंट आ गया। जैसे मिसाल ले लें कि आजकल ऑयल जो है उसका बड़ा क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल चल रही है। तो जब आप ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं अगर बाहर से, तो उस पर आपका उस कंट्री के साथ कोई डिसएग्रीमेंट आ जाए ओवर द ऑयल प्राइसेस, या जो लेवी उस पर लगाई जा रही है या उस पर जो टैरिफ लगाया जा रहा है उस पर आपका डिसएग्रीमेंट आ जाए, तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक ट्रेड डिस्प्यूट है, ठीक है। ट्रेड से रिलेटेड, तजारत से रिलेटेड कोई झगड़ा जो है वो सामने आ गया, तो इसको अब किसने हल करवाना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहें तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपना वो मसला हल कर सकते हैं। कहते हैं दीज डिस्प्यूट्स ऑफन इन्वॉल्व इशूज़ लाइक टैरिफ्स, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और अनफेयर सब्सिडीज एट्सेट्रा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट पे कि ट्रेड डिस्प्यूट का असल में मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट था। अब मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है ट्रेड डिस्प्यूट्स आर कन्फ्लिक्ट्स ओवर ट्रेड रूल्स व्हेन वन कंट्री बिलीव्स अनदर हैज़ वायलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो वाजे कर दिए हुए हैं, कुछ इसने प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वाजे कर दिए हुए हैं। जब एक मुल्क समझता है कि फ़लाँ कंट्री ने हमें जो चीज़ें जो है वो भेजी हैं या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हुए इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट किया है, उनकी खिलाफ वर्जी की है, उन पे ये पूरा नहीं उतर, तो इस चीज़ को कहेंगे कि ये क्या आ गया, एक ट्रेड डिस्प्यूट आ गया। देन है जी डेफिनेशन, वो आप देख लीजिएगा। हम आ जाते हैं रीजंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज़, कि ये क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसी वजह बनती है जिसकी वजह से दो ममालिक का आपस में कोई ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, यानी तजारत से रिलेटेड कोई झगड़ा क्यों हो सकता है अमंग द कंट्रीज़। वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो है वो दो ममालिक के दरमियान कोई तजारत से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट आ सकता है। सबसे पहले है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। कहते हैं जी अ डिस्प्यूट में अराइज व्हेन अ कंट्री प्लेसेस बैन्स और हैवी टैक्सेस और लिमिट्स ऑन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। कहते हैं ये झगड़ा तब सामने आ सकता है जब कोई ख़ास मुल्क जो है वो कोई बैन लगा दे या हैवी टैक्सेस लगा दे या लिमिट्स लगा दे इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो कहता है इस वजह से कोई ट्रेड डिस्प्यूट राइज हो सकता है। नंबर सेकंड पे है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो अनफेयर हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो लेवी लगा दी जाए, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो टैक्सेस लगा दिए जाएँ और मतलब नामुमकिन सी एक सिचुएशन बना दी जाए, ठीक है। तो अनफेयर जो है वो रवायात आप जो है वो चूज़ कर लें। कहते हैं कंट्रीज़ में डिसएग्री ओवर डंपिंग सब्सिडीज़ और सेलिंग गुड्स एट अनफेयर लोअर प्राइस, कि आप जो है या तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिरा दी है जिसकी वजह से अगले मुल्क का जो है वो नुकसान हो रहा है, या जो है वो इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दे दी है जो कि दी ही नहीं जा सकती। तो ये सारी किस में आती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस में आती हैं, कि मतलब
ऐसा होता नहीं है नॉर्मल हालात में जैसा आप कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट रेज हो सकता है। देन है वायलेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ एग्रीमेंट्स बनाए हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स की आप वायलेशंस कर दें, ठीक है, तब ये ट्रेड डिस्प्यूट जो है वो कर हो सकता है। हाई टैरिफ्स एंड टैक्सेस लगा दें, जो मैं आगे भी बात कर रहा था, उसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट अकर हो सकता है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज कहते हैं डिस्प्यूट मे अराइज ओवर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और इलीगल कॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट्स है, उसको कोई भी कॉपीराइट लिए बिना जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जो है वो इस्तेमाल करना, और ये क्या आ जाएगा, ये भी एक वन ऑफ द इशू हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई आपका नाम ले के कोई चीज़ जो है वो बेचना शुरू कर दे, हालांकि उसने आपसे इजाज़त नहीं ली, आपके पास कॉपीराइट है उस चीज़ का, तो ये मसला बन जाता है ना। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई पेटेंट रिलेटेड, ट्रेडमार्क रिलेटेड कोई आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो ट्रेड डिस्प्यूट है ये अकर हो सकता है। तो ये डिफरेंट वजूहात हैं जो कि वजह बन सकती हैं ट्रेड डिस्प्यूट के अकर होने का, ठीक है। ये रीजंस आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्चुअली होता क्या है। तो हमने देखा कि दो कंट्रीज़ हैं और उनके दरमियान तजारत को लेके, ट्रेड को लेके किसी ख़ास वजह से, जो रीज़न्स अभी हमने पढ़ी हैं, कोई डिसएग्रीमेंट आ जाना, जहाँ पर दो कंट्रीज़ आपस में जो है वो एग्री नहीं है, तो ये एक ट्रेड डिस्प्यूट है। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन शुरू होता है कि अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट जो है वो सामने आ गया है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा। द आंसर इज़ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको हल कर सकता है। नंबर 3 पे है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उस मसले को हल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं ADR, तो हमने पढ़ना है शॉर्टेस्ट मैकेनिज्म जिसमें जल्दी से आपका मसला कोई हल हो जाए। तो हम पढ़ते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO ऐसा कौन सा मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करती है डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। ये जो झगड़ा सामने आता है दो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेटेड टू ट्रेड, इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है। कहता है जी द WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बिगिंस विद द कंसल्टेशन, यानी सबसे पहले इस मैकेनिज्म में कंसल्टेशन होती है। कंसल्टेशन से क्या मुराद है कि लेट्स सपोज A एंड B, इन दोनों का कोई इशू है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक जगह पे आपस में बैठ जाएं और बैठ के उस मसले को हल करने की कोशिश करें निगोसिएशन के तहत, ठीक है। अगर तो मसला हो जाए ठीक है, अगर नहीं मसला हल होता तो फिर आगे का स्टेप है। तो कहता है कंसल्टेशन से ये बात स्टार्ट होती है बिटवीन द कंट्रीज़। अगर कंसल्टेशन जो है वो कामयाब नहीं होती तो कहता है इफ़ अनरिजॉल्व्ड मतलब कि कंसल्टेशन से मसला हल नहीं हुआ, अ पैनल इज़ फॉर्म्ड टू एग्जामिन द केस, तो फिर एक पैनल बना दिया जाता है। पैनल से क्या मुराद है, पैनल में कोई 3 लोग जो है वो एज अ जज बैठा दिए जाएंगे, या ये कभी 5 भी हो सकते हैं। 3 या 5 लोगों को एज अ जज जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है कि ये पैनल है, जिनको हम पैनलिस्ट बोलते हैं। तो ये पैनलिस्ट जो है वो आपका मसला सुनेंगे और मसला सुन के आपके मसले का हल निकालेंगे। अगर आप उस मसले से जो है वो सेटिस्फाइड हैं ठीक है, वरना आप अपील फाइल कर सकते हैं। ये सारा मैकेनिज्म होता है। अब इस मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेजेस वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले है कहते हैं जी स्टेजेस और प्रोसीजर ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर WTO। सबसे पहले है स्टेज 1 जिसको कंसल्टेशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी भी बात की कि एट दिस स्टेज दोनों पार्टीज आपस में बात करती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज पाकिस्तान का, ठीक है, और इंडिया का कोई इशू था, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैठ जाएं और बैठ के जो है वो कोई बात कर लें, तो ये क्या है, कंसल्टेशन। अगर कंसल्टेशन के लेवल पे ही मसला हल हो जाए तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन अगर कंसल्टेशन से मसला हल नहीं हुआ तो फिर आगे पैनल बनेगा। तो पहली स्टेज देख लेते हैं। कहते हैं जी कंसल्टेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप in resolving a dispute. The countries involved first try to solve the problem through discussion and negotiation. तो यानी वो जो 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ जिनका आपस में कोई मसला होता है, जिनका आपस में कोई ट्रेड डिस्प्यूट है,
पहले वो दोनों पार्टीज आपस में बैठती हैं, बैठ के मसले को हल करने की कोशिश करती हैं। दे ट्राई टू रीच अ पीसफुल सोल्यूशन विदाउट गोइंग फर्दर इन द प्रोसेस, यानी मज़ीद किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के बिना वो आपस में बैठते हैं और किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। इफ़ नो सोल्यूशन इज़ रीच्ड, अगर कोई भी इनके दरमियान मसले का हल नहीं निकला, विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर, द कंप्लेनिंग कंट्री में आस्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पैनल। तो वो कंट्री जिसने कंप्लेन की है, जो सेटिस्फाइड नहीं है किसी बात से, वो क्या कर सकती है, वो WTO को कह सकती है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कह सकती है कि एक पैनल जो है वो बना दें। अब नेक्स्ट स्टेज पे पैनल होगा। इसकी एग्जांपल दे दी है, कहते हैं इफ़ अ कंट्री ए बिलीव्स दैट कंट्री बी हैज़ इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन इट्स गुड्स, यानी एक कंट्री है ए, उसको लगता है कि बी कंट्री जो है उसने अपनी गुड्स के ऊपर, यानी अपनी अशिया के ऊपर, चीज़ों के ऊपर बिला वजह के जो है वो टैक्सेस लगा दिए हैं, बेवजह के, ठीक है। तो बोथ कंट्रीज फर्स्ट होल्ड मीटिंग्स टू सॉल्व द इशू पीसफुली। तो पहला स्टेप कंसल्टेशन का जो है वो ये कहता है कि दोनों कंट्रीज यानी ए और बी दोनों आपस में बैठें और बैठ के कंसल्टेशन से, निगोसिएशन से मसले का हल निकाल लें। अगर तो 60 दिन के अंदर अंदर कोई मसले का हल नहीं निकलता तो ए यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी है ना, ए को लग रहा था कि बी ने जो है वो बेजा जो है वो टैक्सेस लगाए हैं, तो ए क्या कर सकता है, ए जो है वो WTO को दरख्वास्त कर सकता है, यानी रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस मसले के हल के लिए एक पैनल बना दिया जाए। अब पैनल में क्या होगा, नंबर सेकंड स्टेज पे आ रहे हैं। सेकंड स्टेज है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल। अब पैनल से क्या मुराद है, मैंने पहले बता दिया आपको कि 3 लोगों का एक बेंच बना दिया जाता है, अक्सर ये 5 भी हो सकते हैं, और वो मिल के उस मसले को सुनते हैं, दोनों कंट्रीज़ के ए और बी का जो भी मसला था उसको सुनते हैं और सुन के उस पर डिसीजन देते हैं। कहता है जी इफ़ कंसल्टेशन फेल, अगर जो कंसल्टेशन आपने की है उसका 60 दिन के अंदर अंदर कोई नतीजा नहीं निकला, द कंप्लेनिंग कंट्री सेंड्स अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो जो कंप्लेनिंग कंट्री है, जैसे मैंने बताया था कि ए को रिजर्वेशन था, ए को मसला था कि बी ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, तो ए क्या करेगा, ए जो है वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को, DSB जिसको बोलते हैं, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल, कि एक पैनल जो है वो बना दिया जाए, एक कमेटी जो है वो बना दी जाए। द रिक्वेस्ट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द डिस्प्यूट एंड लीगल इशू इन्वॉल्व्ड। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो लिखी होंगी कि झगड़ा किस चीज़ का है और क्या क्या इसमें जो है वो इश्यूज हमें फेस करना पड़ रहे हैं। द पैनल इज़ यूजुअली फॉर्म्ड एट द सेकंड मीटिंग ऑफ द DSB, मतलब ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसको हम DSB बोल रहे हैं, ये जब अपनी सेकंड मीटिंग करती है तो उसमें नॉर्मली पैनल बना दिया जाता है, यानी 3 या 5 लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि ये वाले लोग जो है वो इन 2 कंट्रीज़ का ये जो ख़ास ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है इसको सुनेंगे। द पैनल गिव्स इट्स फाइनल रिपोर्ट विद इन अबाउट 6 मंथ्स। तो ये जो पैनल बनाया गया है, अब ये दोनों पार्टीज़ के मसले को सुनेगा और सुनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहते हैं इफ़ द ट्रेड टॉक्स बिटवीन 2 कंट्रीज़ फेल्स, ठीक है, 2 ममालिक ने आपस में जो है वो कंसल्टेशन की, यानी बातचीत की, निगोसिएशन की, लेकिन वो फेल हो गई। तो अगर फेल हो गई है, द WTO फॉर्म्स अ पैनल टू एग्जामिन वेदर ट्रेड रूल्स वर वायलेटेड और नॉट, ठीक है। तो WTO क्या करेगा, उसकी एक बॉडी जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वो क्या करेगी कि वो एक पैनल बना देगी ताकि ये पैनल जो है वो देख सके कि जो ट्रेड के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वाकई में कंट्री बी ने उनको वायलेट किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें वो एग्जामिन करेगी। ये सेकंड स्टेज है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए WTO की तरफ से। नंबर 3 स्टेज पे क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पैनलिस्ट। पैनलिस्ट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। कहता आफ्टर द पैनल इज एस्टेब्लिश्ड, एक्सपर्ट कॉल्ड पैनलिस्ट आर सिलेक्टेड बाय द WTO सेक्रेटेरिएट। नॉर्मली द पैनल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। मैंने पहले ही बताया कि नॉर्मली 3 लोगों पे ये बेंच जो है वो शामिल होता है, बट समटाइम 5 मेंबर्स मे बी चूजन इफ़ बोथ पार्टीज एग्री। लेकिन अगर दोनों पार्टीज एग्री हो तो बाज़ औक़ात इसमें मेंबर 5 भी हो सकते हैं। दीज पैनलिस्ट एक्ट एज न्यूट्रल जजेस एंड एग्जामिन द डिस्प्यूट फेयरली। तो ये जो चाहे 3 पैनलिस्ट हैं या चाहे 5 पैनलिस्ट हैं, ये दोनों पार्टीज़ का मसला जो है वो न्यूट्रल होकर सुनते हैं
और न्यूट्रल होकर उसका कोई फेयरली जो है वो डिसीजन दे दें। नंबर 4 पे क्या होगा, प्रोसीजर ऑफ पैनल, मतलब जब पैनल बन जाएगा, पैनलिस्ट को चूज़ कर लिया जाएगा, तो उसके बाद पैनल क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। कहते हैं जी द पैनल फिक्सेस अ टाइम टेबल फॉर द केस। पैनल क्या करेगा, अब उस केस को सुनने के लिए कोई ख़ास टाइम टेबल फिक्स करेगा। आज है 13 मई, तो भाई 17 मई को जो है वो हेयरिंग होगी आपके इस ट्रेड डिस्प्यूट की, तो दोनों पार्टीज़ वहाँ पे अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें। बोथ कंट्रीज सबमिट रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस टू सपोर्ट देयर पोजीशंस। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करेगी, कंट्री बी जो है वो अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करेगी, किसके सामने, पैनलिस्ट के सामने, वो जो पैनल बना है उनके सामने, ठीक है, ताकि अपनी अपनी पोजीशन वाजे कर सकें उस पैनल को। कहते हैं मीटिंग्स आर देन हेल्ड वेयर बोथ पार्टीज एक्सप्लेन देयर साइड ऑफ द डिस्प्यूट्स। देन अगेन जो है वो मीटिंग होगी और वहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए है वो अपना मुद्दा बयान करेगी, पार्टी बी जो है वो अपना मुद्दा बयान करेगी। द कंप्लेनिंग पार्टी प्रेजेंट्स इट्स आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट। जो कंप्लेनिंग पार्टी है यानी ए, जिसको लग रहा था कि बी ने जो है वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हैं, तो कंप्लेनिंग पार्टी पहले अपने आर्ग्यूमेंट्स करेगी, यानी ए पहले अपनी बात सुनाएगा, फॉलोड बाय द रिस्पॉन्डिंग पार्टी, और देन जो है वो बी अपनी बात करेगा इस हवाले से। एग्जांपल अगर लेते हैं तो कहते हैं कंट्री ए प्रेजेंट्स प्रूफ दैट इट्स प्रोडक्ट्स वर अनफेयरली बैंड वाइल कंट्री बी एक्सप्लेन्स व्हाई द बैन वाज इम्पोज्ड। कंट्री ए ने जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो बी की कंट्री में बैन कर दिया गया और ये वो, ठीक है, और बी जो है वो लेटर ऑन एक्सप्लेन करेगा कि अगर हमने बैन किया है तो क्यों किया एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके सामने पैनलिस्ट के सामने रखी जाएंगी। अब स्टेज 5 पे क्या होगा, इंटरम रिपोर्ट आएगी, मतलब एक इंटरम फैसला दे दिया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। कहता है आफ्टर हेयरिंग बोथ साइड्स, ए को बी को दोनों को सुनने के बाद द पैनल प्रिपेयर्स एन इंटरम रिपोर्ट। पैनल क्या करेगा, एक इनिशियल रिपोर्ट, एक इंटरम, एक इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो जारी कर देगा। दिस रिपोर्ट कंटेन्स द पैनल्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स इफ नो अपील इज मेड। अगर इस रिपोर्ट के खिलाफ कोई अपील ना की गई, द रिपोर्ट इज अडॉप्टेड बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो 60 डेज़ के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को फॉलो कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपील दोनों साइड में से किसी, लेट्स सपोज फैसला हो गया, इंटरम रिपोर्ट आ गई है, ए जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है या बी जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इनके पास एक अपील का हक होता है। नंबर 6 पे वही अपील है, तो ये चाहें तो अपील फाइल कर सकते हैं। कहते हैं इफ़ ईदर पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द पैनल्स डिसीजन। पैनल ने जो इंटरम रिपोर्ट दी है, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, उनसे मुतमईन नहीं है, इट मे अपील बिफोर द एपलेट बॉडी। तो जो एपलेट बॉडी है उसके सामने ये अपील फाइल कर सकती है वो पार्टी जो कि अग्रीव्ड है, जो कि जिनको डिसीजन पसंद नहीं आया। ओनली द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट कैन फाइल अपील। वो कंट्रीज जो कि जिनके दरमियान झगड़ा है, डिस्प्यूट है, सिर्फ वही अपील फाइल कर सकते हैं। द एपलेट बॉडी रिव्यूज द लीगल इशू एंड गिव इट्स फाइनल डिसीजन। तो एपलेट बॉडी जो है वो डिसीजन को जो है रिव्यू करेगी और रिव्यू करके इस पे को फाइनल डिसीजन देगी। एग्जांपल इसकी भी साथ देख लीजिएगा। एंड लास्ट स्टेज है एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये नंबर 7 पे जो है वो लास्ट स्टेज है। कहता है द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एपलेट बॉडी। अब इंटरम रिपोर्ट आई थी, उसके अगेंस्ट कोई पार्टी जो है वो अपील में चली गई है, तो जब अपील का फैसला आएगा तो वो हतमी फैसला आएगा, उसको फिर जो है वो आपकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जिसको आप DSP बोल रहे हैं, वो फॉलो कर लेगी और जो भी फैसला होगा उसको इम्पोज करवाएगी। जिसके हक में आएगा उसके हक में वो चीज़ें की जाएंगी, जिसके खिलाफ आएगा उस पर जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो इम्पोज किए जाएंगे। तो ये है हमारा सारा का सारा प्रोसीजर जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अडोप्ट करेगी टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू ट्रेड अमंग द कंट्रीज़, ठीक है। 2 कंट्रीज़ थी, उनके दरमियान तजारत के हवाले से कोई इशू सामने आया था और उसके हवाले से जो है हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करेगी। अच्छा, इसमें ADR टेक्निक्स इन रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स अंडर WTO। ADR की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं इन वर्ल्ड ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले कंसल्टेशन आ जाता है, जैसे कि मैंने आगे बताया था। कंसल्टेशन क्या है?
कि दो पार्टीज़ हैं वो दोनों आपस में बैठे हैं, बात करें, निगोसिएशन से मसला हल। नंबर सेकंड पे गुड ऑफिस, वही बात आ जाएगी इसमें भी। मीडिएशन आपको पता है कि जिसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है और वो कोशिश करती है कि दोनों पार्टीज़ आपस में कोई बातचीत कर लें। कंसिलिएशन भी आप पीछे पड़ गए हैं, चीज़ वही है। लास्ट पे बेनिफिट्स हैं, वो देख लें आपने, वही टाइम सेविंग है, रिलेशनशिप पर प्रिजर्व रहते हैं एंड ऑल दैट। एंड लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। ये था हमारा आज का क्वेश्चन रिलेटेड टू WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपना रोल प्ले करती है इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ट्रेड अमंग द कंट्रीज। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।